गुड मॉर्निंग बच्चों। कल हमने डिस्कस किया था न्यूक्लियस एंड एनर्जी। इसी चैप्टर को आज हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। तो इसमें एक टॉपिक है रेडियो एक्टिविटी, रेडियो एक्टिवता। अर्धायु, हाफ लाइफ। तो क्या होती है अर्धायु? वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व विकटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाए, उसे हम क्या बोलते हैं? अर्धायु। वह समय जिसमें कोई रेडियो एक्टिव तत्व विकटित होकर अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाए। अर्धायु कहते हैं। तो जो रेडियो एक्टिव तत्व होते हैं उनके नाभिकों से स्वतः ही रेडियो एक्टिव विकिरण उत्सर्जित होता रहता है। रेडियो एक्टिव विकिरण का मतलब है अल्फा कण, बीटा कण और गामा कण। तो ये जो रेडियो एक्टिव तत्व विकसित होता है उसके बारे में नियम दिया रदरफोर्ड सोडी ने। क्या नियम है? इंपॉर्टेंट नियम है। अर्थ आयु, अर्धायु कहते हैं। ठीक है। रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन संबंधित रदरफोर्ड सोडी का नियम। क्या नियम है? माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती एन। यानी किसी क्षण रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उस समय उपस्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। यानी नाभिक ज्यादा होंगे तो विघटन की दर ज्यादा होगी, नाभिक कम होंगे तो विघटन की दर कम होगी, है ना। फिर सुनिए एक बार, किसी रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर उस समय उपस्थित नाभिकों की संख्या के समानुपाती होती है। किसी क्षण रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन होने की दर उस समय उपस्थित नाभिकों के संख्या के
समानुपाती तो इंपॉर्टेंट है ये। इस समानुपाती को हटा के कांस्टेंट यूज किया हमने लैम्डा, जहां लैम्डा है 6 नियतांक, डीके कांस्टेंट बोलते हैं इसको। अब इसकी समीकरण निकालनी है हमें। जो ये रेडियो एक्टिव तत्व का विघटन होता है, इसकी समीकरण निकालनी है। समीकरण इक्वेशन निकालनी है, n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो मान लिया कोई रेडियो एक्टिव तत्व है, तो रदरफोर्ड सोडी के नियम से, रदरफोर्ड सोडी के नियम से रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की दर, है ना। तो विघटन की दर ये हो गई। ठीक है, ये इक्वेशन आ गई यहां से। अब इसका हम समाकलन करते हैं दोनों ओर। तो इसका समाकलन हो गया log e बेस n, है ना, ये पढ़ा होगा आपने, ये पढ़ा होगा 1/x इंटू डी एक्स बराबर log x, है ना, ये फार्मूला होता है मैथमेटिक्स के अंदर। तो यहाँ पर 1/n इंटू डी एन है, तो इसका हो गया log e बेस n माइनस लैम्डा बाहर आ गया, और dt का समाकलन हो गया t, और ये कांस्टेंट हो गया c। तो 1/n इंटू डी एन का समाकलन हो गया log e बेस n। 1/n का समाकलन होता है log e बेस n, और लैम्डा बाहर आ गया, जस्ट होल्ड। इसको हम लिखते हैं 1/n dn, इसको मैं लिखता हूँ 1 लैम्डा 1 इंटू डी टी। ये हो गया 1/n का समाकलन हो गया log e बेस n,
और 1 का समाकलन हो गया टी, टी का फंक्शन है ना ये, तो माइनस के लैम्डा टी प्लस के सी, है ना, ऐसे हो गई। अब इस समीकरण को हम लिखते हैं, मान लिया समय जो है वो 0 समय है, समय t बराबर 0, यानी t बराबर 0 यानी प्रारंभिक समय है। तो t बराबर 0 के ऊपर क्या होता है, जो प्रारंभिक मात्रा है, जो शेष मात्रा है, वो n0 के बराबर होती है ना। n0 है प्रारंभिक मात्रा, n है शेष मात्रा। तो t बराबर 0 समय के ऊपर जो शेष मात्रा होगी वो प्रारंभिक मात्रा के बराबर होगी। ठीक है, ये दोनों वैल्यू इसके अंदर डालो समीकरण 1 से, log e बेस n0 बराबर 0, इसकी जगह t बराबर तो 0 रख दिया और n की जगह n0 लिख दिया प्लस के c, इसलिए c बराबर हो गया log e बेस n0, यानी c की वैल्यू ये हो गई। ये वैल्यू डालो समीकरण 1 में, समीकरण 1 से e बेस n और सी की जगह आ गई ये वैल्यू log e बेस n0, इसको इधर ले आओ। है ना, e बेस n और e बेस n0, इसको हम लिख सकते हैं n अपॉन n0। लोग हटाइए, एंटी लोग करिए दोनों ओर, n अपॉन n0 बराबर हो गया e की पावर माइनस लैम्डा टी, है ना। जब इसको लोग को हटाओगे, एंटी लोग लोगे, तो यहाँ पे तो ये बच गया n अपॉन n0 और ये यहाँ पे पावर बन जाती है e की पावर माइनस लैम्डा टी। तो यहाँ से रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाती है हमारी n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। फिर समझ लीजिए रदरफोर्ड सोडी के नियम से माइनस डी एन अपॉन डी टी समानुपाती एन, इसको हटा के कांस्टेंट हमने लगा लिया लैम्डा, लैम्डा है 6 नियतांक, है ना। अब इसको एन को इसके नीचे ले गए तो डी एन अपॉन एन बराबर हो गया माइनस लैम्डा डी टी। इसका समाकलन कर दो दोनों तरफ, तो 1 अपॉन एन का समाकलन हो गया log ई बेस एन और ये हो गया माइनस के लैम्डा टी। अब ये इक्वेशन हम लिखते हैं कि प्रारंभ में जब प्रारंभिक समय है यानी t बराबर 0 है उस समय के लिए इक्वेशन लिखते हैं। तो t बराबर 0 के ऊपर n बराबर n0 हो गया, तो यहाँ से c की वैल्यू फाइंड कर ली और ये c की वैल्यू हम रखते हैं 1 में, है ना। तो ये इक्वेशन आ जाती है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है आपकी इस क्वेश्चन से बोर्ड के एग्जाम में मुलाकात हो। तो मेरी एडवाइस ये है कि इसको आज तैयार करके सोना एग्जाम के लिए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। अर्धायु व 6 नियतांक में संबंध लैम्डा बराबर 0.6931 अपॉन टी हाफ, है ना, ये रिलेशन होती है।
तो किसी भी डेरिवेशन में पता होना चाहिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पे उसको फाइनल करना है। तो स्टार्ट करते हैं हम रदरफोर्ड सॉडी के नियम से। रेडियो एक्टिव तत्व के विघटन की समीकरण, है ना। ये इक्वेशन यहां से स्टार्ट करना है और यहां फाइनल करना है। तो कोई भी रेडियो एक्टिव तत्व है उसके विघटन की समीकरण होती है n बराबर n0 e की पावर माइनस लैम्डा टी। लैम्डा 6 नियतांक है। अब ये समीकरण हम लिखते हैं एक अर्धायु के लिए। अब माना समय एक अर्धायु, तो t बराबर हो गया t हाफ, समय तो इतना हो गया, और n बराबर हो गया n0/2। जो शेष मात्रा है वो प्रारंभिक मात्रा की आधी होती है। अर्धायु के बाद क्या होता है, जो पदार्थ है वो अपनी प्रारंभिक मात्रा का आधा शेष रह जाता है ना। तो ये दोनों वैल्यू इसके अंदर डालो। एक बटे दो बराबर हो गया e की पावर माइनस लैम्डा टी हाफ, है ना। तो 2 बराबर होगा e की पावर प्लस लैम्डा टी हाफ। लोग लो दोनों तरफ का, टेकिंग log both side on base e, e base 2 है ना। इसका लोग लेंगे तो ये पावर तो आगे आ जाएगी, टी हाफ log e बेस e। इसकी वैल्यू होगी 0.6931, है ना। ई बेस के ऊपर जो है 2 की वैल्यू, log 2 की वैल्यू होती है 0.6931, और ई बेस ई क्या हो गया, 1 हो गया। जैसे log 10 बेस 10 जो है 1 होता है, तो ऐसे ही log ई बेस ई 1 हो गया, है ना। जितना बेस है उतना ही तुम्हारे को अगर वैल्यू फाइंड करनी है log की तो 1 हो जाती है। लैम्डा बराबर हो गया 0.6931 अपॉन टी हाफ। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। ये रदरफोर्ड सोडी की इक्वेशन है, इसको हम लिखते हैं एक अर्धायु के लिए, है ना। और फिर दोनों तरफ का लोग ले लेते हैं। तो लैम्डा बराबर 0.6931 अपॉन टी हाफ। तो ये दोनों डेरिवेशन इंपॉर्टेंट है, और मेरे को उम्मीद है कि दोनों में से एक डेरिवेशन आपको एग्जाम्स में आ सकता है। तो ये दोनों डेरिवेशन आप तैयार कीजिए आज एग्जाम के लिए। औसत आयु, तो किसी रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु उस रेडियो एक्टिव तत्व के 6 नियतांक के व्युत्क्रम के बराबर होती है। देखिए, जो डेफिनेशन होती है वो फॉर्मूले के अंदर ही होती है। अगर आपने फॉर्मूला समझ लिया तो उसको आराम से आप डिफाइन कर सकते हैं, है ना। तो औसत आयु जो है 6 नियतांक के
व्युत्क्रम के बराबर होती है। किसी रेडियो एक्टिव तत्व की औसत आयु बराबर होती है। तो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये लास्ट के 4, 5, 6 चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, छोटे छोटे चैप्टर हैं और इनमें से सॉलिड नंबर के जो है क्वेश्चंस आते हैं। तो लास्ट के जो चैप्टर्स हैं इनको बहुत अच्छे से तैयार करिए, है ना। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो लास्ट के जो चैप्टर है इनको बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। इसमें वैल्यू डालिए। टी हाफ, तो 1 से इसको 1 को डिवाइड करें, 1 को डिवाइड करें 0.6931 से, तो ये आता है 1.44 टी हाफ, है ना। तो किसी भी रेडियो एक्टिव तत्व की जो औसत आयु होती है, अगर अर्ध आयु को 1.44 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसकी औसत आयु आ जाती है। तो छोटे छोटे न्यूमेरिकल आ जाते हैं, इसके ऊपर इसके ऊपर, तो दोनों रिलेशन आपको पता होनी चाहिए। रेडियो एक्टिव विक्टन का मात्रक, मात्रक होता है क्यूरी, है ना, क्यूरी से नापते हैं। ऐसा आ जाता है क्वेश्चन, रेडियो एक्टिव विक्टन का मात्रक बताओ, तो क्यूरी से नापते हैं उसको, और 1 क्यूरी बराबर होता है 3.7 इंटू 10⁻10 विक्टन पर सेकेंड। यानी 1 क्यूरी का मतलब है 3.7 इंटू 10⁻10 विक्टन पर सेकेंड, ठीक है। तो इतना होता है, इसको 1 क्यूरी बोलते हैं। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अच्छे से तैयार कीजिए, हाँ। कल इसके न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, गुड डे।